हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता मेलवान स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पथ प्रदर्शक की क्लास 4 करने जा रहे हैं। पथ प्रदर्शक की जो कि कस्टमर बैंक रिलेशनशिप के रिगार्डिंग है। ठीक है, कस्टमर बैंक रिलेशनशिप पथ प्रदर्शक के अकॉर्डिंग करेंगे हम। सबसे पहले कि कस्टमर है, कस्टमर को कौन है। ठीक है, पहले हम एज पर बैंकिंग पैरालेंस के अकॉर्डिंग देखते हैं कि बैंकिंग परंपरा के अनुसार ग्राहक उस व्यक्ति को, कस्टमर वो व्यक्ति है जिसका बैंक में कोई अकाउंट है, जैसे कि जमा खाता हो गया, ठीक है, सेविंग अकाउंट हो गया, लोन अकाउंट हो गया, या लॉकर हो गया, या उसने सेफ स्टडी ले रखा है। ठीक है, तो जिस कस्टमर का इस टाइप का कोई अकाउंट है उसको हम कस्टमर कहेंगे एज पर बैंकिंग पैरालेंस। अब सेकंड हम बात करते हैं एज पर द केवाईसी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। आरबीआई की केवाईसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग कस्टमर कौन है। कस्टमर उस व्यक्ति को कहते हैं जिसका बैंक में कोई अकाउंट है या फिर बैंक के साथ किसी भी टाइप का रिलेशन रखता है जो बैंक के साथ। ठीक है, जैसे कि कोई किसी के बिहाफ से काम करने आ रहा है, ठीक है, बैंक में कोई ट्रांजैक्शन करने आ रहा है, तो उसको कस्टमर माना जाता है एज पर केवाईसी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। नेक्स्ट है हमारा डेब्टर एंड क्रेडिटर। अब हम रिलेशन पढ़ते हैं कि डेब्टर और क्रेडिटर का रिलेशन कब होता है बैंक में। क्या है? इन डिपॉजिट। अगर डिपॉजिट अकाउंट है, ठीक है, उसमें भी बैंक डेब्टर होगा और कस्टमर क्रेडिटर होगा। या फिर परचेज ऑफ द ड्राफ्ट, अगर कस्टमर है ड्राफ्ट परचेज कर रहा है तो पैसे बैंक के पास लेके आ रहा है ना, तो इसमें भी क्या है, बैंक डेब्टर होगा और सी क्रेडिटर होगा। देखो आप इसको ऐसे याद, जिसने पैसे दे दिए वो हो गया क्रेडिट, मतलब उसने क्रेडिट कर दिया तो वो हो गया क्रेडिटर। मतलब जिसने पैसे अब लिए हैं फ्यूचर में उसने देने हैं, मतलब वो देनदार हो गया ना, डेबिट करना होगा उसको फ्यूचर में, तो वो हो गया डेब्टर। आगे हम करते हैं क्रेडिटर एंड डेब्टर। तो बैंक क्रेडिटर होगा और कस्टमर डेब्टर होगा किस केस में? इन लोन अकाउंट। देखो लोन अकाउंट में क्या है, अभी क्रेडिट किसने किया है? देखो बैंक है जो कस्टमर को लोन देता है, पैसे देता है, तो क्या करता है, बैंक कस्टमर को क्रेडिट कर देता है। ठीक है, तो क्रेडिट किसने किया? बैंक ने, तो बैंक हो गया क्रेडिटर और कस्टमर हो गया डेब्टर। नेक्स्ट है हमारा ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी। ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी रिलेशनशिप किस केस में होती है? डिपॉजिट मनी विदाउट ऑर्डर। जब क्या होता है, कोई कस्टमर है, ठीक है, बिना किसी आदेश के कोई भी डिपॉजिट बैंक में छोड़ जाता है। ठीक है, सिर्फ नाम लिख दिया, उसने ये नहीं लिखा कि किस अकाउंट में डिपॉजिट करना है। ऑप्शन है, और एक किसमें, इन ए बैंक ड्राफ्ट। और बैंक ड्राफ्ट के केस में भी बैंक ट्रस्टी होता है और कस्टमर बेनिफिशियरी होता है। टू केस हो गए यहाँ पे, डिपॉजिट मनी विदाउट ऑर्डर और इन ए बैंक ड्राफ्ट। नेक्स्ट है हमारा एजेंट एंड प्रिंसिपल। एजेंट एंड प्रिंसिपल जैसे कलेक्शन ऑफ चेक, ठीक है, चेक का कलेक्शन करना है तो इसमें क्या है, बैंक एजेंट होगा और कस्टमर प्रिंसिपल होगा। देखो जहाँ पर भी कस्टमर है जो बैंक को ऑर्डर कर रहा है कि मेरा ये काम करना है, मेरे अकाउंट में सिम लगा दो, इस टाइप के कोई भी है जहाँ पे ऑर्डर किया जा रहा है, तो इस टाइप के काम में बैंक हो गया एजेंट, क्योंकि बैंक काम करेगा, और ऑर्डर जो दे रहा है वो हो गया प्रिंसिपल, जैसे कि कस्टमर। तो बैंक हो गया एजेंट, कस्टमर हो गया प्रिंसिपल। कोई भी सिर्फ कलेक्शन ऑफ चेक में नहीं, कोई भी ऐसे इस टाइप का काम है ना जिसमें आपको रिलेशन समझ में ना आए, तो कि उसमें बैंक ऑर्डर कर रहे हैं, ये कस्टमर ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या होगा, बैंक एजेंट और कस्टमर प्रिंसिपल। नेक्स्ट हमारा बेली एंड बेलर। बेली एंड बेलर सेफ स्टडी। ठीक है, सेफ स्टडी है जो इस केस में बैंक होगा बेली, कस्टमर होगा बेलर। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं जैसे कि आप सामान रखने जा रहे हो, ठीक है, तो अपने किसी फ्रेंड को, किसी जिस पे आपको बिलीव है उसी के पास अपना कोई सामान रख सकते हो जिसको आप सोचते हो भी सिक्योर है मेरा। ठीक है, तो ऐसे ये क्या है, जैसे फ्रेंड को बोल देते हैं, ठीक है, क्या कह देते हैं फ्रेंड को, भाई तू मेरा बिल्ली आ रहे हैं। ठीक है, इस टाइप से आप याद कर सकते हो कि आप अपना कीमती सामान है जो ट्रस्ट पे बैंक में रखने जा रहे हैं, तो बैंक हो गया बिल्ली और बैंक हो गया बिलर। नेक्स्ट हमारा लेजर और लेजी। ठीक है, लेजर और लेजी इस ये रिलेशन इन ए लॉकर। लॉकर के केस में क्या होता है, बैंक हो गया लेजर और कस्टमर हो गया लेजी। नेक्स्ट है हमारा
व्हेन डज द बैंक कस्टमर रिलेशनशिप एंड्स, बैंक और कस्टमर के बीच में रिलेशनशिप है जब कब ख़त्म हो जाती है। सबसे पहले जब अकाउंट क्लोज कर दिया जाता है, या तो बैंक कर देता है किसी रीजन से, जैसे कि कई अकाउंट होते हैं, ठीक है ना, तो फिर एक बंद करना पड़ता है, जैसे भी होता है, तो या फिर कस्टमर बंद करवा लेता है। जब अकाउंट क्लोज हो जाता है तब भी बैंक और कस्टमर की रिलेशनशिप ख़त्म हो जाती है। क्लाइंट डाइज बैंकरप्ट इंसिन, जब क्या होता है, क्लाइंट जो कस्टमर है वो उसकी डेथ हो जाती है, या वो बैंक दिवालिया हो जाता है, या फिर वो पागल हो जाता है, तो इस केस में भी बैंक और कस्टमर की रिलेशनशिप ख़त्म हो जाती है। ऑप्शन 3, सॉरी, नेक्स्ट लाइन है हमारी, बाय गारनेशी ऑर्डर और अटैचमेंट ऑर्डर। अगर कोई गारनेशी ऑर्डर आ जाता है उस कस्टमर के नाम पर, ठीक है, या फिर अटैचमेंट ऑर्डर, तो भी बैंक और कस्टमर का रिलेशन है जो टेम्परेरी ख़त्म हो जाता है। आगे हमारा ड्यूटीज ऑफ द बैंकर, ठीक है, बैंकर की ड्यूटीज क्या क्या है। होनरिंग चेक क्या है, अगर कस्टमर ने कोई चेक दे दिया है तो उसको उसकी पेमेंट करना, बस ध्यान देना है कि अकाउंट में बैलेंस है नहीं है, ठीक है, ये हो गया होनरिंग चेक। आगे कीपिंग सिक्रेसी ऑफ कस्टमर अकाउंट, कस्टमर की अकाउंट की सिक्रेसी रखना, ठीक है, गोपनीयता रखना है, ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन है जो किसी को नहीं देनी है। कोई पूछ ले जैसे कि इसमें बैलेंस कितना है, इस टाइप का, ये कब तक, जब ये अकाउंट है जो क्लोज हो गया उसके बाद भी ये सिक्रेसी मेंटेन करनी है कस्टमर के अकाउंट की। आगे हमारा कलेक्शन चेक एंड बिल्स, और चेक की कलेक्शन करना और चेक और बिल की कलेक्शन करना, पेमेंट करना, ये होगी ड्यूटीज ऑफ द बैंकर। आगे हमारा बैंकर्स राइट, बैंकर के राइट्स कौन से हैं। फर्स्ट हमारा राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ सेट ऑफ, राइट ऑफ अप्रोप्रिएशन, ठीक है, ये सब क्या है, बैंकर के राइट हैं। राइट ऑफ, पहले हम पढ़ लेते हैं राइट ऑफ लीन को। राइट ऑफ लीन है जो ये होती है 2 टाइप की, स्पेशल लीन और जनरल लीन। जो स्पेशल लीन है उसको डिफाइन किया है सेक्शन 170 किसके, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, और जनरल लीन को सेक्शन 171 में ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन किया गया है। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि बैंकर्स लीन, बैंकर्स की लीन को नॉर्मली क्या है, जनरल लीन एंड जनरल लीन अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इट नॉट कम अंडर द लिमिटेशन एक्ट। जो बैंक्स लीन को जनरल लीन भी कहा जाता है किसके अंडर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, और क्या है, यह है जो वो किसी भी लिमिटेशन के अंडर नहीं आती। बैंकर्स लीन वो जनरल लीन है, बैंकर्स की लीन, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, लीन कैन बी यूज्ड, लीन है जो कहाँ पे यूज की जा सकती है, गुड्स एंड सिक्योरिटी गिवन बाय द कस्टमर, क्या है, जहाँ पे जो सिक्योरिटी एंड गुड्स कस्टमर ने दे रखे हैं बैंक को उन पर, या फिर इन द नेम ऑफ द कस्टमर गुड्स एंड सिक्योरिटी, और क्या है, जो गुड्स और सिक्योरिटी हैं उसी कस्टमर के नाम होने चाहिए जिससे लोन की रिकवरी करनी है। और नेक्स्ट है हमारा इन द नेम ऑफ, इन द पोजेशन ऑफ द बैंक, ठीक है, क्या है कि उसी बैंक उसी के नाम हो, जो गुड्स एंड सिक्योरिटी हैं किसके, बैंक के पोजीशन में होनी चाहिए। द लोन टू बी रिकवर्ड शुड हैव बीन अंडर द लॉ, ठीक है, जो लोन की रिकवरी करनी है वो लॉ के अंडर होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप लीन को यूज कर सकते हो। लीन क्या है, कब अप्लाई करता है बैंक, ठीक है, जैसे कि बैंक ने किसी कस्टमर को लोन दिया है, ठीक है, उसके अगेंस्ट उसने कुछ सिक्योरिटी, कुछ गुड्स लीन कर मार्क कर लिए हैं, ठीक है। अब क्या है कि कस्टमर है उसको उस लोन की रिपेमेंट नहीं कर रहा है, तो बैंक क्या कर सकता है, जो उस लोन के अगेंस्ट जो सिक्योरिटी रखी हुई थी, जो गुड्स रखे हुए थे, उस पर लीन मार्क कर लेगा। अगर वो उस लोन को फिर भी वापस नहीं करता है तो वो उस लोन की रिकवरी के लिए क्या होता है, गुड्स और सिक्योरिटी को बेच भी सकता है बैंक। सॉरी, क्या होता है, लीन होते हैं ना, सिर्फ मार्क हो सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो सिक्योरिटी और गुड्स हैं वो अपने अंडर तो रख सकता है कि वो कस्टमर को वापस नहीं करता, लेकिन वो उसको बेच नहीं सकता, है ना, कि सिर्फ लीन में है कि बेचने का अधिकार नहीं होता, लेकिन वो उनको अपने अंडर रख सकता है, अपने अधिकार में रख सकता है। जब तक कि उस लोन की रिपेमेंट नहीं होती तब तक वो गुड्स और सिक्योरिटी बैंक के पास ही रहेंगे।
अब हम बात करें कि स्पेशल लेन क्या होते हैं और जनरल लेन क्या होती है। स्पेशल लेन है, ठीक है, जो इस टाइप को लेन को कहेंगे जैसे कि जिस सिक्योरिटी को गिरवी रखकर लोन दिया जाता है, ठीक है, उसी पर लेन मार्क करेंगे, ठीक है, उसको कहेंगे हम स्पेशल लेन। जैसे कि दर्जी के केस में हो गया, दर्जी ने क्या किया है कि कोई कस्टमर आता है, उसको एक सूट सिलने के लिए देता है, दर्जी क्या करता है, टेलर सूट सिलता है, लेकिन वो उस सूट को तब तक अपने पास रख सकता है जब तक कि उसकी पेमेंट ना हो, तो ये होगी स्पेशल लेन, है ना। जनरल लेन ऐसा हो गया कि जिसकी बैंकिंग लेन है, अगर कोई लोन की रिकवरी नहीं हो रही है तो उस कस्टमर के नाम से अगर कोई कुछ एफडी है बैंक में, ठीक है, कुछ और है, डिपॉजिट है, तो वो उसको लेन मार्क कर सकता है जब तक कि उस लोन की रिपेमेंट न हो। इस टाइप को कहेंगे जनरल लेन। नेगेटिव लेन क्या होते हैं, देखो वैसे तो क्या होता है कि जब भी बैंक लोन देता है तो क्या होता है, गुड्स एंड सिक्योरिटी वो अपने पास रख लेता है अपनी पोजेशन में, ठीक है। लेकिन नेगेटिव लेन एक ऐसी लेन है जिसमें क्या होते हैं, गुड्स एंड सिक्योरिटी रिमेन अंडर द पोजेशन ऑफ कस्टमर, कस्टमर के नाम पर रहती हैं, ठीक है, सॉरी कस्टमर के पास रहती हैं। इसमें गुड्स एंड सिक्योरिटी और क्या है, कस्टमर है जो यह लिखित में देता है कि वह जो गुड्स और सिक्योरिटी हैं इस पर किसी और टाइप का चार्ज क्रिएट नहीं करवाएगा, मतलब इस पर कहीं और से लोन नहीं लेगा, अगर लेगा भी तो वो बैंक को पहले इन्फॉर्मेशन देगा। नेक्स्ट हमारा राइट ऑफ सेट ऑफ। राइट ऑफ सेट ऑफ क्या होता है, इफ़ कस्टमर हैव टू अकाउंट इन बैंक, राइट ऑफ सेट ऑफ है तभी लग सकता है जब उसी कस्टमर के दो अकाउंट हो, जैसे एक लोन अकाउंट हो गया और एक डिपॉजिट अकाउंट हो गया। राइट ऑफ सेट ऑफ कब अप्लाई किया जा सकता है, इफ कस्टमर हैव टू अकाउंट इन बैंक, लोन और डिपॉजिट, लोन और डिपॉजिट दोनों सेम ही बैंक में होने चाहिए कस्टमर के अकाउंट। कब, बोथ अकाउंट इन सेम नेम, दोनों एक ही पर्सन, उसी पर्सन के नाम से होने चाहिए दोनों अकाउंट। रिकवरी शुड बी जस्ट, ठीक है, न्यायिक होनी चाहिए रिकवरी। इन्फॉर्म कस्टमर, क्या है, कस्टमर को इससे पहले राइट ऑफ सेट ऑफ यूज करने से पहले कस्टमर को इन्फॉर्मेशन देनी होगी। आगे हमारा राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन। राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन क्या होता है, राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन में जैसे कि कस्टमर अकाउंट, किसी अकाउंट में पैसे जमा करने आता है तो आपने उसके अकॉर्डिंग ही जिस अकाउंट में वो कहता है उसमें पैसे जमा करने हैं, ठीक है। या फिर वो कस्टमर कुछ डिपॉजिट दे जाता है और ये मेंशन नहीं करता है कि किस अकाउंट में जमा करने हैं, तो आपने राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन यूज करके उसको सही अकाउंट में जमा करने हैं, ठीक है। जैसे कि उसके कई लोन के अकाउंट हैं, सिर्फ वो कहता है कि लोन के अकाउंट में जमा करने हैं, तो आपने देखना है कि सबसे पहले वाला किसकी किस्त ड्यू है, तो उसमें वो पैसे हैं जो डिपॉजिट करने हैं, तो इस टाइप को कहेंगे राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन। आगे हमारा गार्निशमेंट ऑर्डर। गार्निशमेंट ऑर्डर है जो ये कहाँ पे डिफाइन गया है, सेक्शन 60 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, ठीक है, यहाँ पर ये डिफाइन किया गया है गार्निशमेंट ऑर्डर। इफ ए डेब्टर डज नॉट पे द अमाउंट टू ए, कब यूज होता है गार्निशमेंट ऑर्डर, इफ ए डेब्टर डज नॉट पे द अमाउंट टू ए क्रेडिटर। अब क्या है, एक देनदार है जो डेब्टर है वो क्रेडिटर को उसकी अमाउंट पे नहीं करता है, देन दैट क्रेडिटर तब क्या करता है, वो क्रेडिटर है, लेनदार है, कैन अप्रोच द कोर्ट एंड ऑब्टेन ए गार्निशमेंट ऑर्डर ऑन द बैंक। तो क्या करता है, जब एक लेनदार ने देनदार से अपना पैसा वापस लेना होता है और वो वापस नहीं देता, तो क्या करता है, क्रेडिटर है जो लेनदार है वो कोर्ट को अप्रोच करेगा और उससे एक गार्निशी ऑर्डर लेगा उस बैंक पर जिसमें उस डेब्टर का बैंक में अकाउंट होगा, ठीक है। उस बैंक पर एक गार्निशी ऑर्डर लेगा जिसके थ्रू वो अपने अमाउंट की, जो उसने लोन दिया था, जो पैसा उधार दिया था, उसकी रिकवरी करता है लेनदार। अब क्या है, यहाँ पे इसमें कुछ पार्टी होती हैं, देखिए क्या क्या। जजमेंट डेब्टर, जजमेंट डेब्टर कौन होता है, द डेब्टर ऑन वूम द ऑर्डर इज पास्ड। जजमेंट डेब्टर वो होगा, वो
वो व्यक्ति जिसने पैसा देना था, द डेप्टर ऑन वूम द ऑर्डर इज पास, जिस पर वो ऑर्डर पास होता है, द डेप्टर ऑन वूम द ऑर्डर इज पास्ड इज कॉल्ड जजमेंट डेप्टर। आगे हमारा जजमेंट क्रेडिटर। जजमेंट क्रेडिटर कौन होगा? वो पर्सन जिसने पैसा दिया था, अब वो अपना पैसा वापस लेना चाहता है। फॉर वूम द ऑर्डर इज पास, जिस पर्सन के लिए ऑर्डर पास किया गया है वो होगा जजमेंट डेप्टर। आगे गार्निशी। गार्निशी कौन होगा? द बैंक ऑन विच द ऑर्डर इज इशूड, डेप्टर डेप्टर, इसको कहेंगे डेप्टर्स डेप्टर। देखो गार्निशी वो होगा, वो बैंक जिसमें देनदार का जो डेप्टर था उसका अकाउंट है, वो बैंक कहलाएगा गार्निशी। और ये गार्निशी को क्या कहते हैं? डेप्टर डेप्टर, देनदार का भी देनदार। जैसे मोहन और सोहन थे, मोहन ने सोहन को पैसा दे दिया था तो मोहन ने सोहन से वापस लेना है ना, लेकिन सोहन ने अपना पैसा कहाँ पे दे रखा है? वो बैंक में दे रखा है, तो सोहन का पैसा बैंक ने वापस देना, मतलब बैंक के पास जमा कर रखा है। तो हो गया ना, बैंक हो गया जो डेप्टर का डेप्टर। क्यों? क्योंकि बैंक देनदार किसका है? सोहन का, और सोहन किसका है? मोहन का। तो इस तरह ऐसे ध्यान दोगे तो आप ऐसे देखोगे तो बन गया ये बैंक कौन होगा? डेप्टर्स डेप्टर। जो अटैचमेंट ऑर्डर है, 2 स्टेज होती हैं इसकी। फर्स्ट होती है ऑर्डर नीशी, सेकंड होती है ऑर्डर एब्सोल्यूट। ऑर्डर नीशी में क्या होता है? द कोर्ट आस्क फॉर अकाउंट एंड अमाउंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बैंक। ठीक है, ऑर्डर नीशी में क्या होता है कि जो कोर्ट है वो सिर्फ बैंक से इन्फॉर्मेशन लेता है उस अकाउंट की, उस डेब्टर के अकाउंट की, कि इसका अकाउंट आपके पास है तो इसमें कितनी अमाउंट है। ऑर्डर एब्सोल्यूट ये होता है फाइनल स्टेज होती है द ऑर्डर द पेड अमाउंट मेंशन, जिसमें क्या होती है कितनी अमाउंट पेमेंट करनी है क्रेडिटर को, ठीक है, इसकी ये मेंशन किया जाता है। आगे आफ्टर गार्निशी ऑर्डर, जब गार्निशी ऑर्डर रिसीव होता है, बैंक कस्टमर रिलेशनशिप इज टेम्परेरी टर्मिनेटेड। क्वेश्चन बन सकता है कि गार्निशी ऑर्डर प्राप्त होने के बाद बैंकर कस्टमर की रिलेशनशिप खत्म हो जाती है, ठीक है, यस, टेम्परेरी टर्मिनेटेड हो जाती है। लेकिन क्या है, जब गार्निशी ऑर्डर भी रिसीव हो जाए और बैंक ने भी राइट ऑफ सेट ऑफ यूज करना है, तो कौन सा पहले एप्लीकेबल होगा? तो राइट ऑफ सेट ऑफ। बट गार्निशी ऑर्डर रिसीव्ड होने के बाद भी राइट ऑफ सेट ऑफ यूज कर सकता है। बैंक है जो राइट ऑफ सेट ऑफ पहले यूज करेगा गार्निशी ऑर्डर रिसीव होने के बाद भी। आगे हमारा एप्लीकेबल, ठीक है, जो ये गार्निशी ऑर्डर कहाँ पर एप्लीकेबल है और कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। सभी डिपॉजिट अकाउंट हो गए, ठीक है, जैसे एफडी होगी, आरडी होगी, ठीक है, इन सब पर ही लागू है, इनसे अपनी रिकवरी कर सकता है। और क्या है, जो अकाउंट जिस पर रिकवरी करनी है वो उसी पर्सन का होना चाहिए और बैंक के पोजेशन में होना चाहिए वो। अगर जॉइंट अकाउंट में है तो भी वो उनके अनुपात में, ठीक है, जैसे जैसे जितने परसेंटेज अकाउंट उनके वो अकाउंट होल्डर, मतलब अगर हाफ डिपॉजिट है उन दोनों का तो हाफ पे अप्लीकेबल होगा वो गार्निशमेंट ऑर्डर, उनके जो जॉइंट अकाउंट है उनमें आनुपातिक बेस पर होगा। और जो ये हमारे लोन हो गया, जैसे सीसी होगी, ओडी होगी, ठीक है, अगर इसमें कैश क्रेडिट में है, जैसे 1 लाख की लिमिट है, आपने 1 लाख से ज़्यादा है, 1 लाख की आपकी ओडी थी, ठीक है, लेकिन आपका पैसा उसमें कितना, 1 लाख तो आपने ड्रॉ किया ही नहीं और उसके बाद उसने 50,000 रुपये आपने और जमा कर रखे हैं, तो जो अमाउंट क्रेडिट में है उस पर भी ये एप्लीकेबल होता है। नॉट एप्लीकेबल जहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, अगर आपने लोन ले रखा है बैंक से तो उस लोन पर नहीं है, ठीक है, लिमिट पर नहीं है। अगर डेबिट में है, ओडी होगी, है ना, सीसी लिमिट, तो इस पर एप्लीकेबल नहीं है। अब हम बात करते हैं अटैचमेंट ऑर्डर की। तो अटैचमेंट ऑर्डर है, इसको कौन इशू, किसके द्वारा इशू किया जाता है? इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा। कहाँ पे डिफाइन है? सेक्शन 226 का सब सेक्शन 3 इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। एप्लीकेबल फॉर, किसके लिए एप्लीकेबल होता है? एट द टाइम और आफ्टर रिसीविंग अटैचमेंट ऑर्डर, जो भी अकाउंट में बैलेंस होता है उस टाइम जब ऑर्डर रिसीव हो रहा है अटैचमेंट ऑर्डर, या फिर उसके बाद भी जितना पैसा आएगा जब तक कि रिकवरी ना हो जाए, सब पे एप्लीकेबल है ये अटैचमेंट ऑर्डर। किस पर एप्लीकेबल है, किस पर नहीं? वही जो इस पे था, गार्निशी ऑर्डर पर था, ठीक है, सेविंग अकाउंट हो गए, एफडी हो गई, मतलब जहाँ पे कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट में है, ठीक है, तो उस पर होगा। और जहाँ पे डेबिट में, मतलब जैसे लोन ले रखा है, तो वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा।
डिफरेंस बिटवीन अटैचमेंट ऑर्डर एंड गार्निशी ऑर्डर, इनके बीच में क्या डिफरेंस है ये हम देख लेते हैं। देखो सबसे पहले है इश्यूइंग अथॉरिटी, ठीक है। इश्यूइंग अथॉरिटी कौन सी है इसकी, जो गार्निश ऑर्डर है और अटैचमेंट ऑर्डर। गार्निश ऑर्डर को कौन इश्यू करता है, कॉम्पिटेंट कोर्ट। अटैचमेंट ऑर्डर को कौन इश्यू करता है, रिवेन्यू या फिर टैक्स अथॉरिटी। अब कौन से एक्ट में डिफाइन किया गया है, गार्निश ऑर्डर को डिफाइन किया गया है सिविल प्रोसीजर कोड सेक्शन 60 में, और अटैचमेंट ऑर्डर को सेक्शन 226 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। आगे क्या है, अब ये जो गार्निश ऑर्डर है इसमें डिपॉजिटर को क्या कहेंगे, जजमेंट डेब्टर, और इसमें क्या कहेंगे डिपॉजिटर को, असेसी। अटैचमेंट ऑर्डर में असेसी कहलाएगा और गार्निश ऑर्डर में जजमेंट डेब्टर। आगे बात करते हैं कि बैंक, तो बैंक को क्या कहेंगे, इसमें कहेंगे जजमेंट डेब्टर्स डेब्टर, गार्निशी भी बोल देते हैं, और जजमेंट डेब्टर्स डेब्टर, और अटैचमेंट ऑर्डर में कहेंगे जजमेंट डेब्टर्स डेब्टर। आगे देखें स्टेज ऑफ ऑर्डर, ठीक है। गार्निश ऑर्डर है जो 2 स्टेज में रिसीव होता है, ऑर्डर निशी और ऑर्डर एब्सोल्यूट। और जो इसकी क्या होती है, अटैचमेंट ऑर्डर, इसकी एक स्टेज होती है पेमेंट ऑर्डर, डायरेक्ट पेमेंट करो इतनी अमाउंट की। आगे रिकवरी, रिकवरी किसकी रिकवरी की जाती है गार्निशमेंट ऑर्डर में, ये पर्सनल ड्यूज ऑफ क्रेडिटर, क्रेडिटर के पर्सनल ड्यूज की रिकवरी की जाती है, और अटैचमेंट ऑर्डर में गवर्नमेंट के ड्यूज की रिकवरी की जाती है। आगे है अमाउंट, अमाउंट इसमें क्या होती है, जो गार्निश ऑर्डर है इसमें हो सकता है मेंशन हो सकता है नहीं भी मेंशन हो, ठीक है ना, लेकिन इसमें क्या होती है जो अटैचमेंट ऑर्डर है उसमें मस्ट बी मेंशन, उसमें मेंशन होती है। एप्लीकेबल, एप्लीकेबल कहाँ पर होता है, क्लियर अमाउंट विद द बैंक ऑफ टाइम ऑफ रिसीप्ट, ठीक है। जब रिसीव होता है उस टाइम की अमाउंट पर होता है ये, उसके बाद वाली अमाउंट का कोई लेन देन नहीं होता, ठीक है। कोई ये नहीं है कि उस पर भी होगा, लेकिन अटैचमेंट ऑर्डर है वो जब तक वो अप्लाई हो गया तो उसके बाद आने वाली अमाउंट, डिपॉजिट होने वाली अमाउंट पर भी अप्लाई होगा अटैचमेंट ऑर्डर, क्योंकि जब तक कि उसकी रिकवरी नहीं हो जाती तब तक वो उसके अकाउंट से पैसा लेता रहेगा। जो राइट ऑफ सेट ऑफ है ये क्या होता है, दोनों में एप्लीकेबल है, इस पर भी गार्निशमेंट ऑर्डर पे भी और अटैचमेंट ऑर्डर पर भी, दोनों पर एप्लीकेबल है। जॉइंट अकाउंट ऑर्डर सिंगल नेम, ठीक है, जॉइंट अकाउंट है और ऑर्डर सिंगल नेम पर है तब एप्लीकेबल है। गार्निशमेंट ये गार्निश ऑर्डर है इसमें एप्लीकेबल नहीं है, और जो ये है अटैचमेंट ऑर्डर है उसमें भी नहीं है। आगे जॉइंट अकाउंट ऑर्डर सेम जॉइंट नेम, अगर जॉइंट अकाउंट है और सेम जॉइंट नाम के पास इससे ऑर्डर किया गया है तो दोनों में एप्लीकेबल, गार्निशमेंट में भी और अटैचमेंट ऑर्डर में भी। क्या है डिसीज्ड अकाउंट, जो डिसीज्ड अकाउंट है क्या उसके अकाउंट में एप्लीकेबल है, यस, अटैचमेंट ऑर्डर भी और गार्निश ऑर्डर भी। अनड्रॉन सीसी और ओडी इन पर एप्लीकेबल है, ठीक है, मतलब कि क्रेडिट में है, ठीक है, सीसी और ओडी है उसकी वो क्रेडिट में है तो उस पर एप्लीकेबल होता है दोनों पे, अटैचमेंट ऑर्डर में भी और गार्निश ऑर्डर में। जहाँ पे क्रेडिट में अमाउंट वहाँ पर एप्लीकेबल होगा। अगर ये दोनों ही ऑर्डर आ जाएं और ये गार्निश ऑर्डर और अटैचमेंट ऑर्डर तो फिर क्या है प्रेफरेंस टू अटैचमेंट ऑर्डर, तो दोनों केस में क्या होगा प्रेफरेंस टू अटैचमेंट ऑर्डर को दिया जाएगा। अब क्वेश्चन पूछा है कि फेलियर टू इम्प्लीमेंट द ऑर्डर, अगर इस ऑर्डर को गार्निश ऑर्डर या अटैचमेंट ऑर्डर इसको ये बैंक क्या होता है फेलियर हो जाता है तो क्या होता है, क्या पनिशमेंट है, क्या समझा जाएगा, क्या जुर्माना रहेगा, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इसमें क्या है गार्निश ऑर्डर में फेल हो जाता है तो क्या कहेंगे इसको कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और अगर अटैचमेंट ऑर्डर में असेसी इन डिफॉल्ट। ओके, एप्लीकेबिलिटी ऑन एफडीआर एज कोलैटरल सिक्योरिटी, क्या है कोई एफडी है बैंक की लेकिन क्या है वो कोलैटरल सिक्योरिटी है तो इस पे एप्लीकेबल होगा दोनों, नहीं न अटैचमेंट ऑर्डर और न ही ये गार्निश ऑर्डर, ये दोनों ही इन पर एप्लीकेबल नहीं हो सकते एफडी पर अगर वो कोलैटरल सिक्योरिटी है। आगे क्या है अंडर द नेम ऑफ पार्टनर ट्रस्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी, क्या है अगर कंपनी के नाम पर है, ठीक है, तो इनके नहीं आएगा, ठीक है। मान लो कि पर्सन के नाम से है, वो किसी एक पार्टनर के नाम से है, ठीक है, और वो तो एक पार्टनर हो गया ना, कंपनी होगी ट्रस्ट होगी तो एक अलग
सेपरेट एंटिटी होगी, लेकिन तो इस टाइप में क्या होता है, ये एप्लीकेबल नहीं होते, नहीं अटैचमेंट ऑर्डर और नहीं गार्निशमेंट ऑर्डर। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी क्लास 4 ऊपर पथ प्रदर्शक। नेक्स्ट क्लास पथ प्रदर्शक की हम लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।